वेलकम बैक गाइस टू जीके परीक्षा। आज हम मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक इकोनॉमिक सर्वे 2024 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस सेशन में आपको पूरे 50 प्लस क्वेश्चंस कंप्लीट कराए जाएंगे। जी हाँ, 50 प्लस क्वेश्चन। तो इस सेशन में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आने वाले आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपकी। और इस सेशन की पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो आप जीके परीक्षा 1 2 3 4 टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल से आप सारे सेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहां डेली क्विजेस भी कंप्लीट कराई जा रही है और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसलिए टेलीग्राम चैनल पे जरूर हो जाइए, जीके परीक्षा 1 2 3 4 टेलीग्राम चैनल पे। और आज आपको पूरे 50 प्लस क्वेश्चन की ये सीरीज मिलने वाली है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। फ्रेंड्स, 23 जुलाई 2024 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट को पेश किया है और ये 7 बार बजट पेश करने वाली भारत की पहली वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बन चुकी हैं। जी हाँ, भारत में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बन चुकी हैं और साथ ही महिला फाइनेंस मिनिस्टर भी निर्मला सीतारमण जी, और सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री भी निर्मला सीतारमण जी बन चुकी हैं। और इससे पहले मोरारजी देसाई, जी हाँ, मोरारजी देसाई ने 6 बार बजट पेश किया था, जिसमें से कि इन्होंने 5 बार नियमित बजट और 1 बार इंटरिम यानी कि अंतरिम बजट को पेश किया है। जी हाँ, इससे पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई, इन्होंने 6 बार बजट पेश किया था और इन्होंने मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ा है और 7 बार केंद्र बजट पेश किया है। तो इसके साथ ही निर्मला सीतारमण जी सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट पेश करने वाली फाइनेंस मिनिस्टर बन चुकी है। दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की 50 प्लस क्वेश्चन की सीरीज। ओके, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमृत काल मिशन विकास रणनीति के तहत कितने क्षेत्रों पर फोकस किया गया है? इसका सही आंसर है 6। तो आइए अब अमृतकाल मिशन विकास योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अमृतकाल मिशन विकास भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो देश को अगले 25 वर्षों में आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। आइए अब अमृतकाल मिशन योजना के कुछ मुख्य उद्देश्य देखते हैं। पहला है आर्थिक विकास, देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करना और उच्चतर आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करना। दूसरा उद्देश्य है सामाजिक समावेश, सभी वर्गों और समुदायों को प्रक्रिया में शामिल करना और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। तीसरा है पर्यावरणीय स्थिरता, पर्यावरण की रक्षा और सतत विकास के लिए नीति को लागू करना। आइए अब उन क्षेत्रों के बारे में चर्चा करते हैं जिनमें अमृतकाल मिशन योजना के अंतर्गत जिन क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। पहला है निजी निवेश को बढ़ावा देना, दूसरा है एमएसएमई का विस्तार करना, तीसरा है कृषि को विकास इंजन बनाना, चौथा है हरित बदलाव योजना का वित्त पोषण करना, पांचवा है शिक्षा व रोजगार के बीच अंतर को पाटना और छठवां है राज्यों का क्षमता निर्माण करना। ये 6 फोकस क्षेत्र हैं जहां जिसमें अमृतकाल मिशन के अंतर्गत फोकस किया गया है, वो ये 6 क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के तहत कितने गांवों को लाभ मिलेगा? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के तहत कितने गांवों को लाभ मिलेगा? तो इसका सही आंसर है 63,000। चलिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करना और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है। जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा से जोड़ना प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का उद्देश्य है। इससे जनजाति समाज के 63,000 गांव और 5 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना के तहत 63,000 गांव और 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2023 में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? तो इसका सही आंसर है 38वीं।
देखिए LPI यानी कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा विकसित एक इंटरेक्टिव बेंचमार्किंग टूल है। जी हाँ, जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है किनके द्वारा पेश किया जाता है, इसे विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह देशों को व्यापार लॉजिस्टिक के प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करता है। अब लॉजिस्टिक की प्रभावशीलता का आकलन 6 कारकों के आधार पर किया जाता है। जो भी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इनका मापन करने के कुछ कारक है, कुछ मेजरमेंट के कुछ कारक है, कुछ एलिमेंट्स हैं। तो उन 6 कारकों के आधार पर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अब आइए उन 6 कारकों के बारे में चर्चा करते हैं। सीमा शुल्क प्रदर्शन, नंबर 2 आधारभूत संरचना की गुणवत्ता, नंबर 3 शिपमेंट की सुलभ व्यवस्था, नंबर 4 लॉजिस्टिक सेवाओं की गुणवत्ता, नंबर 5 प्रेषित वस्तु की ट्रैकिंग और अनुरेखण, नंबर 6 शिपमेंट की समयबद्धता। ये 6 कारक हैं जिनके आधार पर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। और इंडिया की जो पहले रैंक थी, जी हाँ, पहले इंडिया की रैंक 54 थी और अब इंडिया की रैंक हो चुकी है, तो वो 38 रैंक हो चुकी है। जी हाँ, और इंडिया जो है 139 देशों में इंडिया की रैंक, जी हाँ, जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसमें 139 कंट्रीज हैं, जिसमें से इंडिया की रैंक है 38। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएम आवास ग्रामीण योजना के तहत कितने घर बनाए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2.63 करोड़ घर पीएम आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं पीएम ग्रामीण आवास योजना के बारे में। पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना इंदिरा आवास योजना को 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया है। जी हाँ, पूर्ववर्ती जो ग्रामीण आवास योजना इंदिरा आवास योजना को ही 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया है। ये आप डेट भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपसे डेट पूछी जा सकती है कि इंदिरा आवास योजना को कब प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया है। तो उसका सही आंसर होगा 2016, 1 अप्रैल 2016 को। अब आइए पीएम ग्रामीण आवास योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्पस है, उसका उद्देश्य वो भी देखते हैं। देखिए 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले सभी लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना, यानी कि कच्चे घर से पक्के घर में उपलब्ध कराना 2022 तक, और वर्ष 2022 तक सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त 2.95 करोड़ का निर्माण करना है। जी हाँ, इनका जो टारगेट है 2.95 करोड़ घर प्रोवाइड कराना है 2022 तक, पीएम ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई ने नीतिगत रेपो दर को किस दर पर बनाए रखा है? तो इसका आंसर है 6.5%, ऑप्शन नंबर डी, 6.5%। चलिए अब देखते हैं रेपो रेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन राशि उधार देता है। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक्स को धन राशि उधार देते हैं, जिस रेट पर धन राशि उधार देते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? रेपो रेट कहा जाता है। अब देखते हैं कि रेपो रेट में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब रेपो रेट अगर ज्यादा होगी तब क्या चेंजेस आएंगे, और रेपो रेट अगर कम होगी तब क्या चेंजेस आएंगे। चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि रेपो दर में अगर वृद्धि होती है तब क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर केंद्रीय बैंक रेपो दर बढ़ाता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर रेपो रेट को बढ़ाता है, तो वाणिज्यिक बैंकों के लिए धन उधार लेना महंगा होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर रेपो रेट में वृद्धि होगी तो बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेना महंगा पड़ेगा। अगर बैंक्स को लोन लेना महंगा पड़ रहा है तो हम आम पब्लिक को भी लोन लेना महंगा पड़ेगा, जिससे कि कमर्शियल बैंक अपने ग्राहकों को ऋणों पर, उच्च ऋणों पर ब्याज दरें लगाता है। ठीक, और इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है
और महंगाई पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो दर को बढ़ाएगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट यह पड़ेगा कि महंगाई पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यह है रेपो रेट में वृद्धि का पहला प्रभाव। अब देखिए यदि रेपो दर में कमी आती है तब क्या प्रभाव पड़ेगा। जब रेपो दर कम होती है तो वाणिज्यिक बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक से उधार लेना सस्ता होगा। ठीक, जस्ट उसका इनवर्स यानी कि उसका अपोजिट है रेपो दर में कमी। इससे बैंक अपने ग्राहकों को कम ब्याज पर दर लगाएगा, जिससे ऋण लेना सस्ता होगा और अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह यानी कि धन का जो प्रभाव है, ज्यादा धन प्रभाव बढ़ता रहेगा। ओके, ये था इसका बेसिकली मीनिंग। अब देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई है वो हुई है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि अधिनियम कौन सा था, तो अधिनियम था भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली इन बैंक्स एग्जाम, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। और अगर डेट पूछी जाए तो किस डेट को स्थापना की गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्च 2024 तक दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत कितने कॉर्पोरेट देनदारों का निपटान किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 31,394। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रा स्फीति दर क्या थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर की दर 40% से घटाकर कितनी कर दी गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में भारत को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 120 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31 मई 2024 तक भारत की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत गैर जीवाश्म स्रोतों से आया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 45.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन वित्त वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष करों से कितने प्रतिशत कर एकत्र किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022-23 में भारत में बेरोजगारी दर क्या थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4.18%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वित्त वर्ष 2024 में समग्र आर्थिक विकास को समर्थन देने वाली औद्योगिक विकास दर क्या थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन वित्त वर्ष 2022 में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का वैश्विक बाजार में कितना प्रतिशत हिस्सा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 3.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2024 तक राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति क्या थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लगभग 34 किलोमीटर प्रति दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वित्त वर्ष 2024 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में चालू खाता घाटा क्या था, यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या था, CAD। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वित्त वर्ष 2024 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कितना ऋण वितरित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 144.3 लाख करोड़ रुपए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एचडीएफसी विलय को छोड़कर 22 मार्च 2024 तक ब्रॉड मनी M3 की वृद्धि दर क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वित्त वर्ष 2024 में प्राथमिक पूंजी बाजारों द्वारा कितना पूंजी निर्माण सुगम बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10.9 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगस्त 2023 में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कितनी कमी की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 200 रुपए की कमी एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ष 2024 में वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वित्त वर्ष 2024 में सेवा निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 4.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2024 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के लिए विदेशी ऋण अनुपात क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितने आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए हैं? इसका सही आंसर है 34.7 करोड़। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 34.7 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2017-18 से 2022-23 तक युवा बेरोजगारी में कितनी गिरावट आई है? तो इसका सही आंसर है 7.8% की गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2030 तक भारत की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत गैर जीवाश्म स्रोतों से आने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2014-15 से ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितने किलोमीटर सड़क पूरी की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15.1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्च 2024 को समाप्त तिमाही में शहरी बेरोजगारी दर क्या थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन विनिर्माण क्षेत्र में कितने प्रतिशत कार्यबल कार्यरत था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामीण मजदूरी किस CAGR पर बढ़ी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2024 तक PLI योजनाओं ने कितना निवेश आकर्षित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1.28 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में विश्व के वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले 5 वर्षों में रेलवे पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 77%। हवाई अड्डों पर कितने टर्मिनल भवन चालू किए गए हैं जिससे यात्री हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि हो? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 से 2023 के बीच भारत ने स्वच्छ ऊर्जा में कितना निवेश किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8.5 लाख करोड़। क्या थी यानी कि GVA की वृद्धि दर क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7.2%। आयुष्मान भारत PMJAY के अंतर्गत कितने मानसिक विकार कवर किए गए हैं?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर दुनिया का सबसे बड़ा प्री स्कूल नेटवर्क विकसित करने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो उस कार्यक्रम का नाम है पोषण भी पढ़ाई भी। विद्यांजलि पहल के माध्यम से कितने छात्रों को बेहतर शिक्षा अनुभव का लाभ मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1.44 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2015 से वंचित वर्गों एससी, एसटी और ओबीसी से उच्च शिक्षा नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 31.6%। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024 में कितने पेटेंट दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 लाख पेटेंट दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण क्षेत्र में कितने प्रतिशत कार्यबल कार्यरत था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 13%। हमारा अगला प्रश्न है, शहरी मजदूरी किस CAGR पर बढ़ी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2018 से वित्त वर्ष 2022 तक 100 से अधिक श्रमिकों को रोजगार देने वाली फैक्ट्रियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2024 के बीच EPFO की सदस्यता किस CAGR से बढ़ी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8.4 CAGR से बढ़ी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2024 तक वितरित कृषि ऋण की कुल राशि कितनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22.84 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं अभी तक? तो इसका सही आंसर है 7.5 करोड़। 2015-16 से 2023-24 तक प्रति बूंद अधिक फसल यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत कितने क्षेत्र को कवर किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 90 लाख यानी कि 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया। दशक में विनिर्माण क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के फार्मास्यूटिकल बाजार का मूल्यांकन क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के वाणिज्यिक सेवा निर्यात में भारत का कंप्यूटर और व्यावसायिक सेवा निर्यात का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 73%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रियों की संख्या में वर्ष दर वर्ष कितनी वृद्धि हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्च 2024 में सेवा क्षेत्र की ऋण राशि कितनी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 45.9 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नए टर्मिनल भवनों के चालू होने से यात्री हैंडलिंग क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 62 मिलियन प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिशन लाइफ का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मानव प्रकृति सामंजस्य। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6.5 से 7%।
तो ये है हमारे आज के सेशन। सर्वे के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए हैं। ये आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इस सेशन से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। और इस सेशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाइए। जीके परीक्षा 1 2 3 4 टेलीग्राम चैनल है, ये आप इस पे जुड़ जाइए। यहाँ पे सारे सेशन की पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है, तो यहाँ पे आप जरूर ज्वाइन हो जाइए। और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको बहुत बढ़िया बढ़िया सेशन देखने को मिलेंगे। और आपको जिस टॉपिक पे क्लास लेना है, करंट अफेयर के जो जो टॉपिक आपको चाहिए है, आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग करंट अफेयर भी इस चैनल पे कंप्लीट कराई जा रही है। पेरिस ओलंपिक जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है, वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का सेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट कराया है, आप उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। बाकी रामसर साइट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम एंड फर्स्ट वीक ऑफ करंट अफेयर जुलाई के, वो पूरे कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो इन सेशन को आप जरूर जाके देखिएगा। तो एंड प्लीज 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 आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।